हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बहुत अच्छे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। माय नेम इज वैभव एंड आई वेलकम यू ऑल टू द न्यू वीडियो ऑफ चैप्टर 10 लाइट क्लास 10th। तो बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इससे पहले हमने जो टॉपिक्स किए रिफ्लेक्शन से बेस्ड थे और उनके ऊपर हमने न्यूमेरिकल्स करे। तो हम एक नया फिनोमिना लाइट का जो होता है वो आज हम उसके बारे में बात करेंगे और ये रिफ्लेक्शन से ज्यादा इंटरेस्टिंग है और हम अपनी डेली लाइफ में ये फिनोमिना अक्सर देखते रहते हैं। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक रिफ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें लाइट टकरा के जब वापस आती है सेम मीडियम में, उसे हम रिफ्लेक्शन बोलते थे। और अगर लाइट किसी दूसरे मीडियम में चली जाती है उसको हम रिफ्रैक्शन बोलेंगे। लेकिन दूसरे मीडियम में लाइट किस तरह से जाती है? क्या लाइट बिल्कुल सीधी जाती है? कभी नोटिस किया है आप लोगों ने? क्या लाइट बिल्कुल सीधी जाती है? नहीं जाती। लाइट थोड़ी सी बेंड हो जाती है। Whenever light goes to other medium, it bends a little and this bending is called refraction. नहीं समझ में आया? देखो, अगर हमारे पास ये कोई वाटर है, किसी बीकर में हमने वाटर लिया या किसी कंटेनर में हमने वाटर लिया and this is air and this is water, right? अब ऐसे कोई लाइट रे आएगी, वाटर का जो टॉप सरफेस है, सबसे ऊपर वाला सरफेस, उस पर लाइट गिरेगी, ठीक है? अब इस सरफेस को हम बोलते हैं इंटरफेस। दिस सरफेस इज कॉल्ड इंटरफेस। सी व्हाट इज इंटरफेस? हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको? इंटरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जो कि दो मीडिया को सेपरेट करता है। देखो, मीडियम का जो प्लूरल होता है वो मीडिया होता है, मीडियम्स नहीं होता, राइट? मीडियम, जब कोई हम सिंगल की बात करें तो हम मीडियम बोलेंगे और जब एक से ज्यादा मीडियम होंगे तो हम मीडिया बोलेंगे। मीडिया क्या है? प्लूरल है। मीडियम्स नहीं होगा, मीडिया होगा। तो यहां पर जैसे दो मीडियम है तो हम क्या बोलेंगे? मीडिया। तो दो मीडिया को सेपरेट करने वाला जो सरफेस आ जाता है बीच में, उसे हम बोलते हैं इंटरफेस। तो ये देखो, ये इंटरफेस हुआ, इसके नीचे क्या है? वाटर है और इसके ऊपर क्या है? एयर है। तो ये मतलब ऐसा सरफेस हुआ जो इन दो मीडिया को, एयर और वाटर को सेपरेट करता है। दिस इज कॉल्ड इंटरफेस। तो इंटरफेस पर जब कोई लाइट ऐसे गिरेगी तो क्योंकि ये मीडियम ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट कैन पास थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम। वाटर है, ग्लास है, ऑयल है, ये सारे ट्रांसपेरेंट मीडिया होते हैं, तो लाइट इजीली इनके अंदर से पास कर जाती है। तो जैसे लाइट यहां से टकराएगी, यहां पर टकराने के बाद वो जब अंदर जाएगी तो ऐसे बेंड होकर जाएगी। अगर ये वाटर ना होता बीच में तो ये लाइट बिल्कुल सीधी निकल जाती, बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाती अगर एक ही मीडियम में होती, ठीक है? लेकिन बीच में कोई दूसरा मीडियम आ गया, दूसरे मीडियम में जब लाइट जाएगी तो ऐसे बेंड हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी। ओके? तो ये जो बेंडिंग होती है लाइट की, दिस बेंडिंग इज कॉल्ड refraction. Okay, this bending is called refraction. इसी बेंडिंग को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं, इस फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, अब देखो, यहां पर हम सेम रिफ्लेक्शन की तरह ही नॉर्मल भी बनाएंगे और यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस भी होगा एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा, सॉरी रिफ्रैक्शन भी होगा। दोनों में एल और आर का ही फर्क है, तो कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, तो रिफ्रैक्शन की जगह रिफ्लेक्शन निकल जाता है। ओके, देखो
यहां पर ये लाइट रे आई, इस लाइट रे को हम मानेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे जो कि मीडियम 1 में है। एयर हमारा क्या है, मीडियम 1, मीडियम 1 एयर है और मीडियम 2 वाटर है। मीडियम 1 हम किसे मानते हैं, जिसमें इंसिडेंट रे होती है, एंड मीडियम 2 किसे मानते हैं, जिसमें रिफ्रैक्टेड रे जाती है। तो यहां पर मीडियम 2 में ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये वाटर है, दिस इज मीडियम 2। तो एयर इज व्हाट, एयर इज मीडियम 1 एंड वाटर इज मीडियम 2 एंड दिस इज इंटरफेस। तो इस पॉइंट पर ये लाइट ऐसे गिरती है, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पहले की तरह ही जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे गिरती है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ही एक वर्टिकल क्या बनाते हैं, हम नॉर्मल बनाते हैं। तो यहां पर भी ऐसा ही होगा, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ, यहां पर हमने क्या बनाया, ऐसे नॉर्मल बनाया, वी ड्रॉ अ नॉर्मल लाइक दिस। ये जो लाइन है इमेजिनरी, ये नॉर्मल है, ओके। नाउ नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड जिस तरह से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते थे उसी तरह से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी होंगे, वी विल डिस्कस देम लेटर, ठीक है। पहले इसका कंसेप्ट और क्लियर कर लेते हैं। तो यहां पर हमने क्या पढ़ा, रिफ्रैक्शन इज व्हाट, रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अब बेंड तो हो जा रही है, लेकिन वो बेंड होती क्यों है, उसका क्या रीजन है। देखो बेंडिंग का रीजन क्या है उसे हम थोड़ा सा लॉजिकली समझते हैं, ओके। हमें पता है कि जो लाइट की स्पीड है वो मैक्सिमम एयर के अंदर या वैक्यूम के अंदर होती है, कितनी होती है, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये लाइट की स्पीड होती है। अब सपोज करो ये ऐसे लाइट रे है, ये मार्कर मान लेते हैं लाइट रे है, लाइट रे ऐसे आ रही है बहुत तेजी से, लाइक दिस, ऐसे आ रही है, कितनी स्पीड से आ रही है, इतनी स्पीड से आ रही है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे ऐसे आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है, और अगर उसकी स्पीड कम हो जाए अचानक से अगर उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, तो ये ऑब्जेक्ट अब कैसे जाएगा, ध्यान से देखना। ये ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है, और मान लो इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद इसकी स्पीड कम हो गई, तो जैसे इसकी स्पीड कम होगी तो ये थोड़ा सा ऐसे बेंड नहीं हो जाएगा। इमेजिन कर पा रहे हो, बहुत तेजी से मारकर आ रहा है और अचानक से इसकी स्पीड रिड्यूस हो गई, तो जैसे ही रिड्यूस होगी तो थोड़ा सा नीचे की तरफ गिर जाएगा, ठीक है। ऐसे आ रहा था, थोड़ा सा नीचे की तरफ ऐसे चला जाएगा, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। इसको विजुअलाइज कर पा रहे हो ना। तो यही कारण है कि जब लाइट रे एयर से किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो ऐसे बेंड हो जाती है, नीचे की तरफ ऐसे चली जाती है। तो दिस बेंडिंग इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब एयर के अंदर लाइट की स्पीड मैक्सिमम है, वैक्यूम के अंदर मैक्सिमम है, ठीक है। तो एयर के अंदर मैक्सिमम है, अगर इन्हीं दोनों के बीच में कंपेयर करें तो यहां पर एयर में लाइट की स्पीड ज्यादा है और वाटर में लाइट की स्पीड कम है, ओके। तो एयर को हम बोलेंगे रेयरर मीडियम। एयर किस तरह का मीडियम है, एयर रेयरर मीडियम होगा, क्योंकि एयर के अंदर लाइट की स्पीड ज्यादा है। वाटर जो है वो डेंसर मीडियम होगा, क्योंकि वाटर के अंदर लाइट की स्पीड कम है। ऐसा मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड कम हो जाती है उसे हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। दैट मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। देखो यहां पर हम ऑप्टिकल डेंसिटी की बात कर रहे हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी की बात कर रहे हैं, मास डेंसिटी की बात नहीं कर रहे। ऑप्टिकल डेंसिटी एंड
मास डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी एंड मास डेंसिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं। मास डेंसिटी का मतलब क्या होता है? जैसे एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, एक पर्टिकुलर स्पेस में कितना मास है, कितने पार्टिकल्स हैं, वो तो नॉर्मल डेंसिटी जैसा हम पढ़ते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, वो होता है मास डेंसिटी। बट ऑप्टिकल डेंसिटी का क्या मतलब है? ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब ये होता है कि एक ऐसा मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड अफेक्ट हो जाए, किसी मटेरियल की, किसी मीडियम की ऐसी डेंसिटी जिसकी वजह से लाइट की स्पीड अफेक्ट हो जाए, लाइट की स्पीड चेंज हो जाए। बात समझ में आ रही है? मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी में दोनों में डिफरेंस है। मास डेंसिटी होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वजह से, जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, जितना ज्यादा मास होगा, उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी, मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी वैसी डेंसिटी नहीं होती। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब यह है कि लाइट जब उस मीडियम में जाएगी तो वो किस तरह से बिहेव करेगी, उसकी स्पीड क्या होगी। बिहेव का मतलब यहां पर हम स्पीड से कंसर्न है बस, कि लाइट की स्पीड उस मीडियम में स्लो हो जाएगी या इंक्रीज हो जाएगी। अगर लाइट की स्पीड स्लो हो जाती है तो वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम माना जाएगा। मतलब उस मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, वो फोटॉन्स के साथ इस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं कि उसकी जो फोटॉन्स की स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई। ठीक है? और अगर ऑप्टिकली रेयर मीडियम की बात करें तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो उस मीडियम की जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट के साथ इस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं कि लाइट वहां से फ्रीली पास हो गई, मतलब उसकी स्पीड ज्यादा हो गई, इंक्रीज हो गई, वो हो जाएगा ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो कंफ्यूज मत होना कि इन दोनों में सिमिलैरिटी है, कोई सिमिलैरिटी नहीं है, दोनों अलग अलग है। ठीक है? ऐसे कुछ ऐसे मीडियम हैं जो क्या बोला जाए, जिनकी मास डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन मतलब जिनकी मास डेंसिटी ज्यादा है लेकिन वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, उनमें लाइट की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। और ऐसे भी कुछ मीडियम है जिनकी मास डेंसिटी कम है लेकिन दे आर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा हम उन मीडियम की बात करेंगे। आई विल गिव यू द एग्जांपल्स। ठीक है? तो ये अंतर होता है। सो एयर इज द रेयर मीडियम एंड वाटर इज द डेंसर मीडियम। तो हम किस तरह से डिफाइन करेंगे रेयर मीडियम को? कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सिंपल सी डेफिनेशन है। रेयर मीडियम कैसा मीडियम होता है? मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस, जिसमें लाइट की स्पीड इंक्रीज कर जाए उसे हम बोलते हैं रेयर मीडियम, या स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, कैसा भी लिख सकते हो। ओके? डेंसर मीडियम कौन सा होगा? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कौन सा होगा? जिसमें लाइट स्पीड इज स्लो या लोअर। जिसमें लाइट की स्पीड कम हो जाती है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम माना जाता है। समझ में आया बच्चों? तो यहां पर यही सब हो रहा है। एयर से वाटर के अंदर लाइट रह गई, उसकी स्पीड कम हो गई, बहुत तेजी से आ रही थी, अचानक से कम हो गई तो थोड़ा सा नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी। ऐसा होता है ना? इमेजिन करो तब समझ में आएगा। बहुत तेजी से आ रही है, अचानक से नीचे की तरफ बेंड हो गई, बहुत तेजी से आ रही है, अचानक से स्पीड कम हो गई, नीचे की तरफ बेंड हो गई। तो दिस बेंडिंग इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अच्छा, ऐसा भी होता है कि लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में भी तो जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। मान लो यहां पर ये रेयर मीडियम है एयर और ये डेंसर मीडियम है, तो यहां पर तो ऐसे बेंड हो रही है। मान लेते हैं कि ये कोई दूसरा इंटरफेस है और यहां से लाइट रे बाहर निकल रही है,
ये कोई कंटेनर के अंदर हमने ये पानी भरा हुआ था और लाइट रे दूसरे रास्ते से, दूसरे इंटरफेस से बाहर निकल रही है, मतलब वापस एयर के अंदर जा रही है। कुछ ऐसा अरेंजमेंट हमने किया हुआ है। ओके, तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा, अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इस पॉइंट पर टकराई, इस पॉइंट पर हम क्या बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे। ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये इस इंटरफेस के लिए इंसिडेंट रे मानी जाएगी, क्योंकि ये जो इंटरफेस है इसके ऊपर ये फॉल कर रही है, तो फॉलिंग रे कौन सी होती है, इंसिडेंट रे होती है। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे है, यहां पर हमने एक नॉर्मल बना दिया, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, एक नॉर्मल बना दिया। नाउ व्हाट डू वी ऑब्जर्व, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो लाइट रे है ये ऐसे दूर जा रही है। ठीक है, ऐसे दूर जा रही है। लाइट का पाथ हम देख सकते हैं, कोई कोलॉइडल सॉल्यूशन लो, ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन में हम ये लाइट का जो पाथ है ना वो देख सकते हैं। कोई कलर्ड लाइट हमने ले ली, ग्रीन कलर की लाइट है, रेड कलर की लाइट है, ठीक है, ये व्हाइट लाइट भी दिख जाती है, बट व्हाइट लाइट इतना क्लियरली नहीं दिखती। तो कोई कलर्ड लाइट अगर लेंगे तो उसका पाथ हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा कोलॉइडल सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ऐसे जा रही है लाइट, फिर ऐसे थोड़ा सा बेंड हो गई, फिर ऐसे बेंड होकर ऐसे निकल गई, वो पाथ हमें दिखाई देता है। तो लाइट ऐसे जिगजैग जा रही है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। नाउ व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है। जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है तो इट इज मूविंग अवे। ठीक है, वी कैन सी, वी कैन ऑब्जर्व, प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऐसे लाइट रे आ रही है, रेयरर से डेंसर मीडियम में ऐसे आई, नीचे की तरफ गिर गई नॉर्मल की तरफ। ठीक है, अब वो वाटर से वापस एयर में जा रही है, वाटर से वापस एयर में जा रही है, डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है। तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा जैसे मान लो वाटर के अंदर डेंसर मीडियम है तो उसके अंदर लाइट सप्रेस्ड कंडीशन में है। ठीक है, लाइट को सप्रेस किया हुआ है, मतलब उसकी स्पीड को ऐसे बांध के रखा हुआ है, और जब वो वापस अपने एयर में जाएगी जिसमें उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है तो कैसे जाएगी, वो बिल्कुल फ्री होके जाएगी, अपने ओरिजिनल पाथ से होकर जाएगी, बिल्कुल फ्री। बात समझ में आ रही है ना, जैसे कोई कैद में से छूट गया हो, बांध के रखा हो किसी को बहुत, और वो फ्री होके कैसे भागता है, फ्री होके ऐसे ही लाइट भागेगी। ठीक है, तो यहां पर जैसे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी तो लाइट रे ऐसे थी, अब कैसे जाएगी, दूर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्यों जाएगी, क्योंकि एयर में इसका ओरिजिनल पाथ यही तो था, एयर में ओरिजिनल पाथ इसका यही था, तो वापस एयर में आ गई, अपने ओरिजिनल पाथ को फॉलो करते हुए जाएगी। और अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों मीडिया में पाथ को कंपेयर करें तो हमें कैसे लगेगा कि वाटर के अंदर तो ये नॉर्मल के क्लोज थी और एयर के अंदर अब नॉर्मल से दूर जा रही है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि दिस रिफ्रैक्टेड रे इज गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। तो यहां से हमारा क्या कंक्लूजन निकला, यहां से हमारा ये कंक्लूजन निकला, लाइट bends towards the normal when goes from rarer to denser medium। ओके बच्चों, रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के क्लोज होते हुए जाएगी, और जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। तो इसका जब अपोजिट लिखेंगे, वो अपोजिट लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए होंगे। बस मैंने एक चीज ये लिख दी कि लाइट
जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या हो रहा है, टुवर्ड्स द नॉर्मल है, और जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। तो यहां पर हमने क्या क्या पढ़ा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट, जब मीडियम चेंज होता है उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। उसके बाद कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, देखो वो भी देख लेते हैं। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मींस रिफ्रैक्शन होता क्यों है, वो बताया ना मैंने, चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो बच्चों कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, चेंज इन द स्पीड ऑफ light when it changes its speed on going from one medium to another is the cause of bending। क्या लिखा मैंने, चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड चेंज हो गई, कब चेंज हो गई, व्हेन इट चेंजेस इट्स स्पीड ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। मतलब कब चेंज होती है, जब वो मीडियम चेंज करती है तब लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। लाइट की स्पीड चेंज होगी तो बेंड हो जाएगी, इसी बेंडिंग को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, ना तो रिफ्रैक्शन का कॉज हमने पढ़ लिया, हमने ऑप्टिकल डेंसर मीडियम पढ़ लिया, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है उसको हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बोलते हैं। एंड ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है किसी भी मीडियम की, वो मास डेंसिटी से बिल्कुल अलग होती है। मास डेंसिटी डिफरेंट चीज है, वो मास पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी बिल्कुल अलग है, वो मास पर डिपेंड नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा कि उस मीडियम में लाइट की स्पीड किस तरह से चेंज हो रही है। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमने देख लिया कि किस तरह से बेंडिंग होती है। अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, नेक्स्ट है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके जी, ये हो गया हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे हमने रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़े, ऐसे इसके भी रिफ्रैक्शन के भी लॉज होते हैं। उसके लिए एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम हमने ये बनाया जी, ये बन गया इंटरफेस। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये इंटरफेस हो गया। दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। अब ये मीडियम डेंसर हो सकता है, रेयर हो सकता है, या फिर ये रेयर हो सकता है, डेंसर हो सकता है। हमें उससे इतना मतलब नहीं है, मीडियम अलग अलग है, बस इतना मतलब है। अब देखो, पहला लॉ, इसके भी 2 लॉज होते हैं। फर्स्ट लॉ इज वेरी 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 अप टू इनफाइनाइट। कितने बार वेरी है? अप टू इनफाइनाइट। इतना इंपॉर्टेंट है, इनफाइनाइट टाइम्स इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में हर साल, हर ईयर में ये क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे इसके ऊपर न्यूमेरिकल आए या फिर ये डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लिया जाए, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो उसको ध्यान से समझ लो। दिस लॉ इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। दिस लॉ इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ।
दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। तो फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है, सी ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, साइन, कॉस, कोसेक, टेन, ठीक है, ये होता है ना साइन थीटा, कॉस थीटा। अगर हम इस एंगल का साइन ले लेते हैं, मीन्स साइन आई, ये एंगल कुछ भी हो सकता है, दिस एंगल में भी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इवन 90 डिग्री, रे बिल्कुल ऐसे भी तो गिर सकती है, ठीक है। तो ये एंगल कुछ भी हो सकता है। तो उस एंगल का, मान लो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो हमने साइन 30 लिख दिया, राइट। तो ये साइन आई हो गया। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये भी कुछ भी एंगल हो सकता है, ये 15 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये भी कुछ भी हो सकता है। तो मान लो अगर ये 30 हुआ या 45 हुआ तो हमने क्या लिखा, साइन 45। इसका भी हमने साइन कर लिया, साइन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी साइन आर। ये समझ पा रहे हो हमने क्या किया, हमने सिंपली, ये कुछ ना कुछ तो एंगल होंगे ना, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अगर मान लो इसकी 30 डिग्री वैल्यू है तो हमने साइन 30 लिख दिया। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपने पढ़ा होगा कि साइन 30 की कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। तो हमने साइन 30 लिख दिया। और यहां पर मान लो इसका जो मेजरमेंट है वो 15 डिग्री है या 20 डिग्री है, तो हमने साइन 15 लिख दिया। बस इतना किया, साइन आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन ले लिया और साइन आर लिख दिया। अब इन दोनों को डिवाइड कर दिया, इनकी हमने रेशियो ले ली, तो क्या बना, ऐसे लिख देते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहां कांस्टेंट का मतलब क्या है, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कोई फिक्स नंबर है जिसकी फिक्स वैल्यू है। ऑब्वियसली जब इनका कोई रेशियो फाइंड आउट करेंगे, अब जैसे मान लो साइन 30 की कुछ वैल्यू है, साइन 15 की भी कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। तो दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो कुछ कैंसिल करके, काट पीट के कोई आंसर तो आएगा ना। तो वो आंसर क्या होगा, वो आंसर भी नंबर ही होगा, वो आंसर भी कोई नंबर ही होगा, √2 होगा, 1/2 होगा, ठीक है, 3/4 होगा, कोई भी नंबर हो सकता है। तो वो नंबर क्या होगा, कोई कांस्टेंट ही होगा ना। ये हमने कांस्टेंट लिख दिया, बट इस कांस्टेंट का मतलब समझो क्या है। यहां पर ये जो कांस्टेंट लिखा है ना, ठीक है, ये नंबर आएगा, कुछ वैल्यू आएगी इसकी, दैट इज कांस्टेंट। बट इस कांस्टेंट का मतलब क्या है, कांस्टेंट का मतलब है यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एक नई टर्म आती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, शॉर्ट में इसको हम RI लिख देते हैं, शॉर्ट में इसको हम RI लिख देते हैं। इसका सिंबल भी होता है, वो भी बताऊंगा, ठीक है। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सुनना ध्यान से। पूरे रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक में यही ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। तो आई होप कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊं, कोशिश करूंगा कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाए। देखो, अब ये स्नेल्स लॉ वगैरह सब भूल जाओ, अभी सब भूल जाओ, अभी सिर्फ फोकस करो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। देखो, इसमें हमने दो मीडिया की बात करी ना, हम दो मीडिया की बात करते हैं। रिफ्रैक्शन में लाइट एक मीडियम से जा रही है, दूसरे में एंटर कर रही है, तो यहां पर हमारे पास दो मीडिया है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होगी ना, तभी तो बेंडिंग होगी ना। अगर क्या बोलते हैं कि लाइट की स्पीड अगर सेम रही तो बेंडिंग क्यों होगी, बेंडिंग नहीं होगी, लाइट सीधी निकल जाएगी। तो दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड चेंज हो रही है, अलग अलग स्पीड से, ठीक है।
अब सुनो ध्यान से, यहां पर अगर मीडियम वन में लाइट की स्पीड v1 है, मीडियम वन में लाइट की स्पीड कुछ होगी, उसे हमने v1 मान लिया। मीडियम टू में लाइट की स्पीड चेंज हो गई, या तो रिड्यूस हो गई या फिर इंक्रीज हो गई होगी, है ना। तो मीडियम टू में लाइट की स्पीड चेंज हो गई, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, उसे हम मान लेते हैं v2। तो मीडियम टू में लाइट की स्पीड हमने मान लिया v2। अब अगर हम v1 और v2 की रेशो फाइंड आउट करें, मतलब इन दोनों को डिवाइड करते हैं। डिवाइड क्यों करेंगे, ताकि हमें यह पता चल जाए कि मीडियम चेंज करने पर लाइट कितना चेंज हो रही है, लाइट की स्पीड कितनी चेंज हो रही है। रेशो हम क्यों फाइंड आउट करते हैं, कंपेयर करने के लिए ना, दो क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए रेशो फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हमने v1 और v2 की रेशो फाइंड आउट कर ली, तो वहां से हमें क्या पता चलेगा कि मीडियम टू में लाइट की स्पीड कितना चेंज हो गई। सुनना ध्यान से, मीडियम टू में लाइट की स्पीड कितना चेंज हो गई, या फिर ऐसे बोल सकते हैं मीडियम टू में लाइट की स्पीड कितना टाइम्स है एज कंपेयर टू मीडियम वन। कुछ क्लियर नहीं हुई बात, पता नहीं आया? सुनो ध्यान से, दोबारा सुनो। मान लेते हैं कि मीडियम वन में लाइट की स्पीड, मान लेते हैं मीडियम वन एयर है, एयर है, ठीक है। तो एयर में लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड नहीं लिख रहा हूं, ठीक, ये नंबर लिख रहा हूं बस, राइट। इतनी होती है एयर में, तो मीडियम वन हमने एयर मान लिया, ओके। अब ये मीडियम टू ऑब्वियसली कोई एयर से डेंसर मीडियम ही होगा, ग्लास है, डायमंड है, कुछ भी है, वाटर है, तो मीडियम टू डेंसर मीडियम है। देन जो लाइट की स्पीड है वो कम ही होगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। ये तो मैक्सिमम है ही, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती लाइट की। तो यहां से मीडियम टू में लाइट की स्पीड कम हो गई, तो वो स्पीड हम मान लेते हैं 2 × 10⁸। कम हो गई ना, यहां पर 3 था, यहां पर 2 था। कुछ इतना तो समझ में आ गया होगा ना। मीडियम वन में मान लेते हैं लाइट की स्पीड इतनी है, और मीडियम टू में जैसे लाइट गई तो स्लो हो गई, उसकी स्पीड मान लेते हैं इतनी हो गई। ये 3 था, यहां पर 2 था, ठीक है, डिक्रीज हो गई, राइट। अब कितना डिक्रीज हुई, मीडियम टू में लाइट की स्पीड कितना डिक्रीज हुई, वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, रेशो निकालकर, ठीक है। वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं रेशो फाइंड आउट करके। अगर हम इन दोनों की रेशोज निकालेंगे, v1/v2 करेंगे, ये v1 है और ये v2 है, तो v1/v2 जब करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आएगा ये इससे कैंसिल हो गया, 3/2 आ गया, तो v1/v2 = 3/2। अब 3/2 क्या है, इसको अगर हम पॉइंट में डेसिमल में चेंज करें तो 1.5 आएगा, 1.5 आएगा, ठीक है। तो v1/v2 = 1.5, यही आएगा ना। नाउ इसे हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, v1 = क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.5 v2। यहां से हमें क्या पता चला, v1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, v2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यहां से हमें क्या पता चल रहा है, इस एक्सप्रेशन से हमें क्या पता चल रहा है, हमें यह पता चल रहा है कि जो स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 में है वो मीडियम 2 से कितना ज्यादा है, 1.5 टाइम्स ज्यादा है। दोबारा सुनो, मीडियम 1 में लाइट की स्पीड कितनी है, मीडियम 2 से 1.5 टाइम्स ज्यादा है। यही तो मतलब है ना इसका। इसे हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v2 1.5 नीचे ले जाओ, v1/1.5 ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां से क्या पता चलता है कि v2 मतलब लाइट की स्पीड मीडियम 2 में जो लाइट की स्पीड है वो मीडियम 1 से
1.5 टाइम्स कम है, क्योंकि डिवाइड में है, 1.5 जो है वो डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में है। तो क्या लिखेंगे, अब ये मैथमेटिक्स चल रहा है यहां पर, ध्यान से समझो। v2 मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, वो कितना है, v1 अपॉन 1.5 है ना, तो v1 से कितना कम हो गया, 1.5 टाइम्स कम हो गया। तो मीडियम 2 में जो लाइट की स्पीड है वो मीडियम 1 से 1.5 टाइम्स कम है। तो यहां पर हमें पता चल गया ना कितना है, मीडियम 1 में कितनी स्पीड ज्यादा है, कितना टाइम ज्यादा है, 2 टाइम्स ज्यादा है या 3 टाइम्स ज्यादा है, दुगना है, तिगुना है, ऐसे होता है ना, 4 गुना है, तो वो हमें पता चल जाता है। मीडियम 2 में लाइट की स्पीड कितना कम हो गई, कितना कम हो गई, 1.5 टाइम्स कम हो गई। ठीक है, तो ये जो रेशो आती है, जब दो अलग अलग मीडिया में हम स्पीड ऑफ लाइट की रेशो फाइंड आउट करते हैं, उसी रेशो को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो हमारा 1.5 आया है ना, ये जो 1.5 जो वैल्यू है, कांस्टेंट है, इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। ये कांस्टेंट लिखा हुआ है ना, ये कांस्टेंट क्या है, ये कांस्टेंट ये है, स्पीड ऑफ लाइट की रेशो है। तो इसकी जो वैल्यू आई है 1.5, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एक पर्टिकुलर मीडियम का। किसी एक पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1.5 है, तो इसका क्या मतलब है कि लाइट की स्पीड उस पर्टिकुलर मीडियम में 1.5 टाइम्स कम हो जाएगी। किसी मटेरियल का, किसी मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, कहां लिखें, अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, दैट मीन्स कि लाइट की स्पीड उस मीडियम में 2 टाइम्स कम हो जाएगी। अब 2 टाइम्स किसका, ये भी तो पता होना चाहिए ना। मैं बोल रहा हूं कि 2 टाइम्स कम हो गई, लेकिन किससे कम हो गई, एयर से। हम एयर से कंपेयर करते हैं, क्योंकि एयर में या वैक्यूम में लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो हम उस एयर की स्पीड जो होती है उससे कंपेयर करते हैं हर चीज को। तो यहां पर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का अगर 2 है, इसका क्या मतलब है कि उस पर्टिकुलर मीडियम में लाइट की स्पीड 2 टाइम्स कम हो जाएगी एज कंपेयर टू एयर। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट की रेशो होती है इन 2 मीडिया। तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, कांस्टेंट से हमें क्या पता चलता है, हमें यह पता चलता है कि पर्टिकुलर मीडियम में लाइट की स्पीड कितना चेंज हो गई, कितना टाइम्स इंक्रीज हो गई या कितना टाइम्स डिक्रीज हो गई, कितना टाइम्स चेंज हो गई, ये हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चल जाता है। अब अगर मैं लिखूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज, मान लो 1.7 है, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 1.7 है और किसी दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो हमें यह बताना हो कि इन दोनों में से रेयरर मीडियम कौन सा और डेंसर कौन है, मतलब कौन सा ज्यादा डेंसर है। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो डेंसर मीडियम माना जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें साफ पता चल रहा है कि यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, मतलब यहां पर लाइट की स्पीड 2 टाइम्स कम हो रही है और इसमें लाइट की स्पीड 1.7 टाइम्स कम हो रही है। तो ज्यादा रिड्यूस किस में हो रही है, इसमें हो रही है ना ज्यादा रिड्यूस, तो मतलब ये ज्यादा डेंसर माना जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा वो मीडियम उतना ही ज्यादा डेंसर माना जाएगा, और वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, जितना कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू वो उतना ही उतना ही रेयरर मीडियम माना जाएगा। जो हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना जाता है वो डायमंड का माना जाता है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना है, 2.42 माना जाता है। ठीक है,
तो डायमंड में लाइट की स्पीड इसका मतलब क्या है, 2.42 टाइम्स कम हो जाती है। ठीक है, अगर हम बोलते हैं ना कि 2 टाइम्स कम हो जाती है तो उसका क्या मतलब है, हाफ हो जाती है। 2 टाइम्स कम होना मतलब हाफ हो जाना, क्योंकि हाफ को हम कैसे लिखते हैं, हाफ को हम 1/2 लिखते हैं ना, 2 से डिवाइड कर दिया। तो जहां हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं किसी चीज को, दैट मींस कि उसको हम हाफ कर रहे हैं। ओके, तो देखो अगर हम बोले कि 2 टाइम्स कम हो जाती है, दैट मींस कि वो हाफ हो गई। और ये तो 2.42, 2 से भी ज्यादा है, मतलब हाफ से भी कम हो जाती है डायमंड के अंदर जो स्पीड होती है लाइट की। ठीक है, तो डायमंड जो है सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी तक डायमंड का है, और सबसे कम किसका माना जाता है, वैक्यूम और एयर का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम और एयर इज व्हाट, इट इज इक्वल टू 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर और वैक्यूम क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, राइट? चलो बच्चों, अब देखो यहां पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसे हम किसी सिंबल से डिनोट करते हैं। सिंबल क्या होता है उसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तो हम लिख लेते हैं ऐसे ही शॉर्ट में, लेकिन इसका सिंबल क्या है, सिंबल होता है इसका n, स्मॉल n, या फिर किसी किसी बुक में आपको ऐसे भी लिखा हो सकता है, दिस सिंबल इज कॉल्ड म्यू। ठीक है, इसे हम बोलते हैं म्यू, MU, म्यू। इन दोनों से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ n लिख दें या सिर्फ ये म्यू लिख दें तो ये मीनिंगलेस है। ठीक है, मीनिंगलेस क्यों है, हम हमेशा इसको एक तरीके से लिखते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब होता है, कंपैरिजन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, रेशियो निकालते हैं ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये मतलब है कि इसको हम कैसे लिखें, हम जनरली से ऐसे लिखते हैं N12, ध्यान से सुनना, N12, और ऐसे भी लिख सकते हैं N12, या n की जगह म्यू लिख दो, μ12 और μ12। अब एनसीईआरटी बुक में n लिखा हुआ है, बहुत सारी बुक्स में n ही लिखा हुआ है, तो हम n ही लिखेंगे। ठीक है, तो हम दो तरीकों से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका क्या मतलब है, अगर हम ऐसे लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N12, अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ये होता है WRT का मतलब विद रिस्पेक्ट टू। इसका क्या मतलब है विद रिस्पेक्ट टू का, एज कंपेयर्ड टू, एज कंपेयर्ड टू, मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं, उसको बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। मतलब ये जो हमने लिखा है N12 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का हमने मान लिया N1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया N1, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया N2। तो हम कंपेयर करते हैं कि रिफ्रैक्टिव